So good evening to you all. कैसा चल रहा है ऑर्गन की पढ़ाई? बहुत अच्छी सर। समझ में आ रहा है ना सब चीजें? जी सर। थैंक यू। चलिए आज इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम एफरिज्म नंबर 9 के अंदर गुजर रहे हैं। ठीक है, और समझने की कोशिश करेंगे कि डॉक्टर हनीमैन ने 9 एफरिज्म में ऐसा क्या दिया है। कई बार हमने पढ़ा होगा और ये जान है होम्योपैथी की, हम सभी जानते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एफरिज्म है। आप जानेंगे कि ऐसा क्या है या ऐसा क्यों है ये जान, और क्या ये संदेश दे रहा है हमको। इसमें क्या चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, कितनी थियोरेटिकल हैं, कितनी प्रैक्टिकल हैं, ये समझना जरूरी है। ठीक है, चलिए ये जो आपके सामने एफरिज्म नंबर 9 है, ये आपकी बुक में भी होगा। ये मैंने कुछ इस तरीके से कलर कर रखा है, सेम एज वेल एज इन माय बुक ऑल्सो। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं आपको आज बता रहा हूं, फिर हम इसकी प्रैक्टिकलिटी, इसकी थ्योरेटिकलिटी, सब चीजों को अच्छी तरीके से झांकेंगे। पहले एक रीडिंग ले लेते हैं। ओरिजिनल वर्डिंग क्या है? इन द हेल्दी कंडीशन ऑफ मैन, द स्पिरिचुअल वाइटल फोर्स autocracy, the dynamis that animates the material body organism, rules with unbounded sway and retain all the part of organism in admirable, harmonious, vital operation as regards both sensation and function, so that our indwelling reason gifted mind can freely employ this living healthy instrument for the higher purpose of our existence. बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात उसमें लिखी है। अब उसको हम धीरे धीरे तोड़ के समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सर किसकी बात कर रहे हैं? बात कर रहे हैं हेल्दी कंडीशन ऑफ मैन की। वह कंडीशन जहां पर मैन पूरी तरीके से हेल्दी है। यहां आपको डिजीज कंडीशन की बात नहीं हो रही। इससे पहले जो भी बातें बताई वो ऑल्ट्रेशन और सब कुछ बताया, उसमें डिजीज कंडीशन की बातें करी। लेकिन यहां पहली बार उन्होंने कहा जब हम हेल्दी कंडीशन में देखते हैं आदमी को तो हमें क्या मिलता है? मिलता है द स्पिरिचुअल वाइटल फोर्स ऑटोक्रेसी। उन्होंने कहा एक स्पिरिट लाइक वाइटल फोर्स। व्हाट डू यू मीन बाय स्पिरिट? स्पिरिट से क्या समझते हैं आप? कोई बताएगा? व्हाट डू यू मीन बाय स्पिरिट? स्पिरिट, स्पिरिट का मतलब क्या है? तो हम लोग ज्यादातर समझते हैं आत्मा। स्पिरिट माने आत्मा, यही समझते हैं। स्पिरिट प्राण को भी कहते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज जिसमें कुछ शक्ति है उसको हम स्पिरिट बोल देते हैं। जो दिखती नहीं है, बेसिकली जो दिखती नहीं है और उसमें कुछ करने की क्षमता है, उसको हम स्पिरिट बोल देते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर हम इसको इसीलिए आत्मा के लिए यूज करते हैं, स्पिरिट, स्पिरिचुअल। एंड व्हाट इज स्पिरिचुअल? अब स्पिरिचुअलिज्म को हम भगवान के लिए भी यूज करते हैं, स्पिरिट। तो स्पिरिट वो भी है, गॉड की भी स्पिरिट है। वहां पे क्या है? उनकी दैवीय शक्ति है। हम क्या देते हैं? स्पिरिचुअलिज्म, स्पिरिचुअल स्पीच। उसमें क्या हुआ? एक स्पीच के द्वारा आपके अंदर एनर्जी क्रिएट हुई और उसने काम किया। तो स्पिरिचुअल ऐसी शक्ति जो दिखती ना हो। अ वाइटल फोर्स, वाइटल मान इंपॉर्टेंट, फोर्स तो ऐसी अदृश्य
शक्तिशाली शक्ति जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और फोर्स है। फोर्स जहां भी होगी फोर्सफुल होगा, पावर होगी उसके पास, कुछ करने की क्षमता होगी, शक्ति होगी। तो जब कभी ऐसी कोई स्पिरिचुअल शक्ति होगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं भी होगी, वो अपने एकाधिकार में ले लेगी, अपने हिसाब से चलाएगी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, स्पिरिट ऑफ घोस्ट। अब स्पिरिट ऑफ घोस्ट आपको अपने काबू में ले लेगी। अक्सर आपने देखा होगा कि इस पे तो भूत चढ़ गया। स्पिरिट ऑफ गॉड, इन पे माता रानी आ गई, तो उन्होंने अपने हिसाब से अपने अंदर ले लिया। स्पिरिचुअल स्पीच, स्पिरिचुअल थॉट गिवन बाय एनी स्पिरिचुअल स्पीकर टेक अ ऑटोक्रेसी इन यू। आपके ऊपर ऑटोक्रेसी उसकी चलने लगी, उसके स्पिरिचुअल थॉट्स की। वो स्पिरिचुअल थॉट्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब कुछ आतंकवादियों के ऊपर स्पिरिचुअल थॉट्स आते हैं, वो स्पिरिचुअल स्पीच ही तो देते हैं उनको, उसमें वो बहक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके हाथ में नहीं है अब कुछ। कहां है? ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी ऑफ दैट स्पिरिचुअल वाइटल फोर्स। इसलिए शब्द यूज किया सर ने, ऑटोक्रेसी, और उसको ब्रैकेट में डाला स्पिरिचुअल वाइटल फोर्स के, कि जहां कहीं भी किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो भूत हो, प्रेत हो, चाहे वो गॉडली हो, डेडली हो, या हमारे तुम्हारे द्वारा इनवाइटेड इंड्यूसिबल हो, तो वो ऑटोक्रेटिक होती है, आपके हर चीज पर अपना अधिकार कर लेती है, अपने हिसाब से चलाती है। जो उसमें क्षमता, जो उसको इंजेक्ट किया है आपके अंदर, उसके हिसाब से चलना पड़ता है। ठीक है? द डायनामिक्स, अगेन डायनामिक्स मीन्स जिसमें डायनामिसिटी है, जिसमें एनर्जी है, जो चल सकती है, कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। डायनामो, जिसने हिलाया, जिसने चलाया, मोटर। दैट एनिमेट्स, एनिमेट कर रही है, जो चला रही है। कार्टून कैरेक्टर को बोलते हैं ना एनिमेशन सीरीज। एक ड्राइंग होती है, उसको तेजी से चलाते हैं तो वो चलती हुई दिखती है। तो ड्राइंग को तेजी से चलाने पे चला दिया, चलती हुई दिखने लगी, तो वो क्या हुआ? एनिमेशन, एनिमेट्स करने लगा। तो एक मटेरियल बॉडी थी, उसके अंदर वो वाइटल फोर्स आई, उसकी डायनेमिसिटी से वो एनिमेट करने लगा, वो चलने लगा। तो चल तो उसी के हिसाब से रहा है ना स्पिरिचुअल वाइटल फोर्स के, इसीलिए ऑटोक्रेसी है। तो ये मटेरियल बॉडी कौन है? हम, आप, द ऑर्गेनिज्म। ठीक है? अब कहते हैं रूल्स विद, जो शासन में ले लेती है अनबाउंडेड स्वे, आपकी असीम स्वतंत्रता को अपने शासन में ले लेती है। अनबाउंडेड स्वे, आपकी असीम स्वतंत्रता को अपने रूल में ले लिया। अगर वो नहीं थी तो आप कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र थे, लेकिन उसके बाद उसने अपने हिसाब से चलाना शुरू किया। एंड रिटेन, और रिटेन किया ऑल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, हर एक हिस्से को, आपके हर एक हिस्से को अपने हिसाब से चलाया, अपने हिसाब से रिटेन किया। किस तरीके से रिटेन कर रही है? कि इन एडमायरेबल, एडमायरेबल माने अति उत्तम, बेहतरीन, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था। आप जिसको एडमायर करो, बार बार जिसकी प्रशंसा करो, ऐसी चीज, वाह क्या चला रहे हो यार, क्या इतनी बढ़िया बाइक चलाते हो, इतनी बढ़िया कार चलाते हो, क्या स्पीच देते हो, वाह एडमायरेबल, क्या
क्या खूबसूरती है, एडमायरेबल, मतलब उससे ऊपर नहीं हो सकता, अति उत्तम। तो ऐसे उसने अपने को चलाना शुरू किया उस ऑर्गेनिज्म को, क्या एडमायरेबल हो गया। ऐसे आप एडमायर करोगे, आप सोचोगे क्या क्या आइडिया आया यार, मैंने क्या सोचा, वो किसने सोचा, आपके भीतर किसी ने सोचा ना। तो वो स्पिरिचुअल वाइटल फोर्स थी, ऐसी फोर्स जो इंपॉर्टेंट थी आपके जीवन को चलाने के लिए और किसी स्पिरिचुअल थॉट से गवर्न कर रही थी। वो उसका आइडिया आया, तो वो एडमायरेबल था। एंड हार्मोनियस, हार्मोनियस मीन्स इन कोऑर्डिनेशन, इन टैंडम, हर चीज को बराबर हिस्सेदारी देना। कहने मात्र से नहीं, सबका साथ सबका विकास। कहां हो रहा सबका विकास, सबका साथ तो मिला लेकिन कहां हो रहा है विकास सबका। तो हारमोनियस मीन्स हर आदमी बराबर रहे, हर पार्ट बराबर रहे। ऐसा नहीं होता कि आपकी सिर्फ आंख आंख चल रही होती है, आंख ने कुछ गलत देखा तो तुरंत दिमाग भी चलता है, तुरंत उससे सिग्नल आता है, दूसरा पार्ट भी चलता है। और हर वक्त हर जगह ऑक्सीजन चल रही है, आपका ब्लड चल रहा है, आपका हार्ट चल रहा है, तो बराबर चल रहा है, एक एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में चल रहा है सबका, सबको संतुष्टि मिले। एंड वाइटल ऑपरेशन, इंपॉर्टेंट वर्क, ऐसा काम जिसके अलावा कुछ नहीं। जैसे अभी था ऑपरेशन सिंदूर, अ वाइटल ऑपरेशन, ये बहुत जरूरी था, नहीं होता तो कैसे काम चलता, कैसे भारतीय रहता, कैसे उसके मान की रक्षा होती, सम्मान की रक्षा होती। ये फिर करते ना, उनको मुंह तोड़ जवाब देना था। तो वाइटल ऑपरेशन, इंपॉर्टेंट काम, तो ऐसा वाइटल ऑपरेशन जिसके बिना रहा नहीं जा सकता। तो ऐसे किया कि आप बहुत प्रशंसा करो, प्रशंसनीय वर्क हो, सबको बराबर रखे और इंपॉर्टेंट वर्क को जरूर करें एज रिगार्ड बोथ सेंसेशन एंड फंक्शन। यानी जितने उन पार्ट्स के, किसके सेंसेशन और फंक्शन की बात हो रही है, ऑर्गेनिज्म के पार्ट के। अब देखो इसके अंदर बहुत सूक्ष्म बात है, छुपी हुई बात है, ध्यान से समझिएगा। उन्होंने कहा रिटेन ऑल द पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एडमायरेबल हार्मोनियस वाइटल ऑपरेशन एज रिगार्ड बोथ सेंसेशन एंड फंक्शन ऑफ ऑल द पार्ट्स। अब आप कहोगे क्या फंक्शन तो समझ में आते हैं, सेंसेशंस, हाँ, हर पार्ट के अंदर अपना सेंसेशन। और सेंसेशन माने जिसमें सेंस आ गया ना, यानी कि हर पार्ट के अंदर अपना एक सेंस है। अब देखो कितनी छोटी बात है, कितनी गहरी बात है, और यहीं से निकलेगी इसकी प्रैक्टिकलिटी, यहीं से निकलेगी इसकी प्रैक्टिकलिटी। ठीक है। अब वो कहते हर पार्ट का, हर हर हिस्से का, हर रोए का, हर सेल का अपना फंक्शन है, अपना सेंसेशन, और सब हार्मोनियस वे में चल रहा है, और सब लाजवाब चल रहा है, एडमायरेबल, और सब इंपॉर्टेंट फंक्शन चल रहे हैं, लेकिन सब राजी राजी चल रहा है। ये काम किसका है, स्पिरिचुअल वाइटल फोर्स, और कितना बेहतरीन कर रही है सब कामों। हर पार्ट का अपना सेंसेशन, उसकी अपने सेंसेस, उसकी अपनी एक सोच। फिर क्या कहते हैं, जब ये सारी चीजें इस तरीके से चलती हैं, हर पार्ट के जब सेंसेशन फंक्शन बढ़िया तरीके से वाइटल ऑपरेशन के लिए काम कर रहे होते हैं, तो क्या होता है, सो दैट आवर इनड्वेलिंग, हमारा अंदर रहने वाला, ड्वेल करने वाला, अंदर रहने वाला रीजन गिफ्टेड माइंड,
अब देखिए कितनी बड़ी बात है कि सेंसेस सबके पास है, लेकिन रीजनिंग सिर्फ माइंड के पास है। सेंस सब कर ले रहे हैं, हर पार्ट सेंस कर लेगा, लेकिन हर पार्ट के लिए सोचने का काम किसको दिया? सिर्फ माइंड को। अब आप समझिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। ये नाइन्थ एवरिज्म जो आप समझते हो ना हवा में, ये हवा नहीं है भाई, ये हवा बिल्कुल नहीं है। और ये प्रैक्टिकल है, टोटल एक एक शब्द प्रैक्टिकल है, थियोरेटिकल कुछ नहीं है। अभी आज आपको समझ में आएगा, 25 बार आपने पढ़ा होगा, 100 बार पढ़ा होगा, लेकिन ये कभी नहीं समझा होगा कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं। हर पार्ट का अपना सेंसेशन है, अपना फंक्शन है। फंक्शन तक समझ में आता है, सेंसेशन भी आज समझा आपने कि हर पार्ट का अपना फंक्शन है और अपना सेंसेशन है, लेकिन सोचने की क्षमता नहीं है, रीजनिंग नहीं है उनके पास। रीजनिंग किसके पास दी है? सो दैट अवर इनड्वेलिंग रीजन गिफ्टेड माइंड। रीजनिंग गिफ्टेड है भगवान के द्वारा माइंड को, सिर्फ माइंड को। और हर रोए, हर सेल के लिए सोचने का अधिकार सिर्फ माइंड को। वो सोच के बताएगा आपको क्या करना है। इसलिए जो लोग सोचते हैं ना कि दिमाग से डिजीज नहीं आती, इस एफरिज्म को पढ़ लेंगे ना तो समझ में आएगा कि सारी डिजीज यहीं से आती, सारी डिजीज एक्सेप्ट द एक्सटर्नल मॉडिफिकेशंस, एक्सेप्ट द मॉडिफिकेशन कह रहा हूं, एक्सटर्नल इंजरीज, एक्सटर्नल इफेक्ट्स, उनको छोड़ के बाकी सब कुछ आपका यहीं से आ रहा है, रीजनिंग से, रॉन्ग रीजनिंग से। रीजन गिफ्टेड माइंड कैन फ्रीली, और ये जो माइंड है, जब ये सारी चीजें सही चल रही होती है, बहुत अच्छी तरीके से चल रही होती हैं, तब ये माइंड फ्रीली एम्प्लॉय करता है, फ्रीली अपना काम करता है। किससे? किस लिए? दिस लिविंग, ये जीवंत कौन? हेल्दी इंस्ट्रूमेंट। ये जो व्यक्ति है उसको बोला हेल्दी इंस्ट्रूमेंट। हेल्दी है, इस समय हेल्दी है, बट इंस्ट्रूमेंट है। क्यों बोला इंस्ट्रूमेंट? शब्द क्यों यूज किया इंस्ट्रूमेंट? इंस्ट्रूमेंट का क्या काम होता है भैया? हम इंस्ट्रूमेंट से क्या करते हैं? क्या होता है बताइए? इंस्ट्रूमेंट माने यंत्र, कोई काम करने वाला मशीन, इंस्ट्रूमेंट। कोई एपरेटस, कोई इक्विपमेंट, कोई टूल, कुछ भी हो सकता है, बट एक यंत्र, हल्दी यंत्र। अब उससे काम कराना है, कौन करा सकता है? जिसके पास रीजन है। किसके अंडर में हो रहा है? स्पिरिचुअल वाइटल फोर्स के। अब क्या काम है अपना? फॉर द हायर पर्पस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। हमारे यहां पृथ्वी पर उत्पन्न होने की सबसे प्रमुख और सबसे बड़ी वजह, आपका लक्ष्य। आप क्यों आए पृथ्वी पे? खाना खाने, रोटी रोटी खा के सोने, टीवी देखने, घूमने फिरने, इन्हीं चीजों के लिए आए हो? गॉसिपिंग के लिए, पैसा कमाने के लिए, अंबानी बनने के लिए, आईपीएल देखने के लिए, इन्हीं चीजों के लिए आए हो? नो, दिस इज नवर आवर हायर पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस। कुछ और, कुछ और, कुछ और है, लेकिन क्या कब सोच पाएंगे हम? जब हमारा शरीर पूरी तरीके से हेल्दी होगा, हर पार्ट इन फंक्शन एंड सेंसेशन हेल्दी होंगे, एक हार्मोनियस वे में चल रहे होंगे। अब मैं आपसे पूछता हूं, अभी तक आप वाइटल फोर्स को क्या समझते हो? व्हाट इज वाइटल फोर्स? अपने शब्दों में बताना, मैं आपसे पूछ रहा हूं। अब इसका आंसर मैं चाहता हूं कोई भी एक बताए, फटाफट बताइए। क्या सोचते हो आज तक? व्हाट इज वाइटल फोर्स? लंबा शब्द मत बोलना, बस ये बताना कि वाइटल फोर्स को हिंदी में अपने समझने के लिए क्या बोलते हैं। सर डायनेमिक एनर्जी है, डायनेमिक एनर्जी। ठीक है, और क्या बोलते हैं उसको हम? क्या बोलते आए? किससे कोरिलेट करते आए?
मतलब किसी को समझाना हो व्हाट इज डायनेमिक एनर्जी, व्हाट इज वाइटल फोर्स, तो क्या समझाओगे, कैसे समझाते हैं, बताओ भाई। बोलिए। सर होंगे। बॉस ऐसी एनर्जी जो वर्क तो कर रही है लेकिन दिखती नहीं है। हम्म। नहीं तो इसको जैसे कैसे समझाते हैं बाकी लोगों को, कुछ कहते हैं ना इसके लिए, शब्द बोलते जैसे हैं सर आत्मा। जैसे सर वायर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी चल रही है लेकिन दिखती नहीं है, हम्म फॉर एग्जाम्पल के लिए। अक्सर करके हम, मैंने कई लोगों से सुना वो आत्मा बोलते हैं कि ये आत्मा है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? भाई वाइटल फोर्स को आत्मा समझते हैं कि नहीं समझते हैं, हाँ या ना? यस सर। सभी लोग बताएं भैया, या तो आप सब जानते हैं, शर्माइए मत, बताइए, हाँ या ना पूछ रहा हूं, सिर्फ आत्मा मानते हैं ना? यस सर जी बॉस। बस तो ये, लेकिन मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं कि मैं आपकी कॉन्सेप्ट को और क्लियर करूंगा ना। अगर ये आत्मा है तो हम आत्मा के बारे में क्या जानते हैं? क्या आत्मा अजर अमर है, किसी से ना डिस्टर्ब हो सकती, नैनन छिंदांती, कोई शस्त्र उसको छेद नहीं सकता? तो भैया मॉर्बिड एजेंट में इतनी पावर आ गई कि आत्मा को डिस्टर्ब कर दिया? नहीं। इसीलिए मैंने आपको समझाया, इट्स अ स्पिरिचुअल वाइटल फोर्स। उस आत्मा को साथ लेके काम करने वाली फोर्स है वो। अब वो किस बेसिस पे चल रही है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक समझाता हूं। जैसे आत्मा तो अभी भी है, आत्मा तो बीमारी में भी रहती है, लेकिन क्या चीज नहीं रहती, हमारी बॉडी में एक उमंग नहीं रहती, नहीं रहती ना? अगर मैं बीमार हूं तो मेरी बॉडी में क्या कमी होती है, एक उत्साह की कमी होती है। क्या किसी उत्साही बीमार को आपने देखा है कि बहुत उत्साही भी है और बीमार भी है, कि बहुत अच्छा सोच भी रहा है, सही डायरेक्शन में भी सोच रहा है और बीमार भी है? होता है नहीं होता है? तो ऐसा ऐसा कोई कोई भी चीज, कोई भी ऐसी शक्ति जो आपकी आत्मा के साथ मिलके आपके फंक्शंस को चला सके। इसलिए मैंने एक शब्द बोला था कि ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी किसी की भी चल सकती है भाई। आपके ऊपर भूत प्यार भी आ सकती है, आपके ऊपर भगवान की दैवीय शक्ति भी आ सकती है, आपके ऊपर किसी की बातों का इफेक्ट भी हो सकता है। तो वहां भी तो आपकी वाइटल फोर्स, मतलब आपकी आत्मा थी, लेकिन वो वाइटल फोर्स कैसे डिस्टर्ब हुई? एग्जाम्पल, आप बिल्कुल सही हो, आपके अंदर आत्मा बिल्कुल सही है, आपकी वाइटल फोर्स बिल्कुल सही है, लेकिन आपको आपके मास्टर ने कॉलेज में बेइज्जत कर दिया, आपको आपके घर वालों ने बाहर मोहल्ले में बेइज्जत कर दिया, आपको आपकी वाइफ ने या आपको आपके हस्बैंड ने भरी शादी में या भरे फंक्शन में बेइज्जत कर दिया, मार दिया, कोई भी ऐसी तिरस्कारपूर्ण घटना हुई, तो आपके अंदर क्या हुआ? आत्मा तो वही है ना। लेकिन एक एनर्जी डाउन हो गई ना हमारी, जो उसके साथ मिलके काम कर रही थी, जो उस आत्मा को चला रही थी।
वही आत्मा जब गलत आदमियों की संगत में पड़ती है तो गलत काम करने लगती है। एक चोर की, एक डकैत की, एक मर्डरर की भी तो आत्मा होती है, लेकिन संगत ने उसे डिस्टर्ब कर दिया। तो कोई एक अलग से वाइटल फोर्स थी जो उसके साथ मिली, उस आत्मा के साथ, जो उसने गलत काम कराया। अंगुली माल एक डाकू था जो अंगुली काट करके और माला बना लेता था। बैड वाइटल फोर्स, बैड वाइटल फोर्स, बैड स्पिरिचुअल वाइटल फोर्स। उसके अंदर बैड स्पिरिचुअलिटी थी। वाइटल फोर्स तो थी, आत्मा थी उसके अंदर, लेकिन वो वाइटल फोर्स उसके अंदर जो चल रही थी वो बैड स्पिरिचुअलिटी की वजह से थी। लेकिन वो मिले भगवान बुद्ध से, भगवान बुद्ध ने उनको स्पिरिचुअलिज्म के कुछ शब्द सुनाए और उनके अंदर गुड स्पिरिचुअलिज्म फ्लो होने लगा। तो गुड स्पिरिचुअलिज्म की वजह से उनकी वाइटल फोर्स शुद्ध हुई और वो संत बन गए। हुआ नहीं? वाल्मीकि जी डाकू थे, गुड स्पिरिचुअलिज्म फोर्स में चले गए तो गुड हो गए, रामायण लिख डाली। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आपके साथ आपको चलाने वाले कोई एक फोर्स, वो फोर्स किससे गवर्न होती है? वो फोर्स होती है गवर्न आपकी सराउंडिंग से, आपके एनवायरमेंट से, आपके जेनेटिक फैक्टर से। अब मैं ये कहता हूं अगर कि सबके अंदर फोर्स है लेकिन हर आदमी इंडिविजुअल है, तो सबकी वाइटल फोर्स भी अलग हो गई। क्या मैं कह सकता हूं? यस और नो? यस सर। कह सकता हूं ना, क्योंकि इंडिविजुअलाइजेशन है तो सबकी वाइटल फोर्स अलग हो गई। इसीलिए हम यही बात समझा रहे हैं आपको। इस छोटे से अफरिज्म में दो तीन चीजें हैं इंपॉर्टेंट कि वाइटल फोर्स किस स्पिरिचुअलिज्म, किस प्रीच के द्वारा गवर्न हो रही है, तब वो ऑटोक्रेसी कर रही है। और वो जब खुद चलाती है तो वो अपने हिसाब से चलाती है, अनबाउंडेड वे, आपकी सारी स्वतंत्रता को अपने अधीन ले लेती है। और कैसे? रिटेन करते हुए कि सारे पार्ट का सेंसेशन और फंक्शन, बट सोचने की शक्ति सिर्फ माइंड के पास। तो जहां तिरस्कार हुआ वहां माइंड ने कुछ सोचा, किस पार्ट के लिए सोचा, वो पार्ट गया। अब आप समझिए, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगर किसी के घुटने में दर्द है तो जरूर उसके माइंड ने कुछ सोचा। किसके लिए सोचा? आपके नी जॉइंट के लिए सोचा, तो नी जॉइंट इफेक्टेड हो गया। इसीलिए जो हमने, सर ने बोला ना, एक्सेसरी सिम्टम्स आर इंपॉर्टेंट इन सर्चिंग ऑफ फंडामेंटल मियाज्म। आप सब चीज को आपको जानना पड़ेगा कि उसका माइंड कहां से डिस्टर्ब हुआ, क्योंकि उसके बाद ही फंक्शन और सेंसेशन डिस्टर्ब हुए। और ये फंक्शन और सेंसेशन को जब आप नॉर्मलाइज कर दोगे, क्योर कर दोगे। और जब क्योर कर पाओगे, जब ब्रेन प्रॉपरली वर्क कर पाएगा, माइंड प्रॉपरली कम कर, देखो यहां ब्रेन शब्द नहीं यूज किया है, यहां माइंड शब्द यूज किया है, ठीक है? तो माइंड और ब्रेन में थोड़ा सा अंतर हो गया। ब्रेन अपने आप में एक पार्ट है ना, उस पार्ट के अंदर माइंड है, उस माइंड में रीजनिंग, उसके उसके पास रीजनिंग है, जो कनेक्ट है सारी बॉडी से, हर पार्ट से, वो उनके लिए सोच रहा है। इस तरीके से सोच रहा है कि वो हायर पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस को सॉल्व कर सके। और आपके जीवन का हायर पर्पस क्या बताया सर ने? क्या बताया? स्टार्टिंग में फर्स्ट एफरिज्म में कुछ बोला था।
restore the sick to help the cure. यस, ठीक है ना। तो रिस्टोर करने के लिए आपको इसको हेल्दी रखना पड़ेगा। ऐसे ही हर आदमी का अपना अपना पर्पस है, वो पर्पस नहीं जानते हैं लोग, बस जिए जा रहे हैं। तो कुल मिला के जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो बात आप तक पहुंच गई कि हर पार्ट का अपना सेंसेशन है, फंक्शन है, बट सोचने की क्षमता सिर्फ माइंड के पास। और माइंड कैसा सोच रहा है, ये आपकी वो स्पिरिचुअल इफेक्ट ऑन वाइटल फोर्स, ऑन योर फोर्स, वो डिसाइड करते हैं कहां लाइफ जाएगी, कैसे जिएंगे। तो ये हेल्दी भी हो सकती है और अनहेल्दी भी हो सकती है, इसीलिए अनहेल्दी होती है। वरना आत्मा कभी अनहेल्दी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। इसको मैं और सिंप्लीफाई करूं तो मैं आपके लिए सिंप्लीफाई करता हूं कि मन प्लस आत्मा इज स्पिरिचुअल वाइटल फोर्स। आपका मन पीड़ित होता है, मन पीड़ित होता है ना, मेरा मन नहीं कर रहा इससे बात करने का, मेरा मन नहीं कर रहा बाहर जाने का, तो मन पहले पीड़ित होता है, तब वो आत्मा को अपने साथ मिला करके शरीर को पीड़ित करता है। अब मैं समझता हूं ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे आप। मेरा मन पीड़ित हुआ, मेरा मन किसी और के साथ लग गया, तो मुझे उसकी बातें अच्छी लग रही है, माता पिता की बात अच्छी नहीं लग रही। मेरे मन का मीत जो कह रहा है मैं उसकी बात सुनूंगा या सुनूंगी। इनकी बात क्यों सुनूं? क्योंकि मेरे मन मोहक है, वो मेरा मन मोहन, वो मेरे मन को मोह चुका है, मैं उसके अंडर में हूं। ठीक है, नहीं, प्यार का भूत चढ़ गया, बोलते हैं ना, प्यार का भूत चढ़ गया इस पे, प्यार का भूत सवार है, यानी कि वो उसके अंडर में चला गया, ऑटोक्रेसी। तो मन प्लस आत्मा स्पिरिचुअल वाइटल फोर्स। तो आत्मा तो बीमार नहीं हो सकती, बट मन बीमार हो सकता है, तो मन उसके साथ मिलकर के शरीर बीमार कराता है। नाउ आई थिंक इट इज वेल अंडरस्टूड। आगे चलते हैं, अब समझ लेते हैं। इतनी चीजें हमने समझ ली, अब इसको कंप्लीट करते हैं। द वाइटल फोर्स द फाउंडेशन ऑफ हेल्थ। The aphorism 9 introduced the concept of vital force. The vital force is the invisible energy responsible for the harmony in the human. अब आपको समझ में आ रहा होगा, वाइटल फोर्स एक ऐसी इनविजिबल एनर्जी जो रिस्पॉन्सिबल है हार्मोनी के लिए, लेकिन किसके साथ? मन के साथ। दिस फोर्स गवर्न सेंसेशन, फंक्शन एंड ओवरऑल हेल्थ। अगर मन सही है तो। अगर मेरे लेक्चर में ही आपका मन नहीं लग रहा, तो मैं कितना भी बढ़िया पढ़ाता रहूं, आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। पूरा समझने के बाद जब आपसे पूछा जाए, सर मन नहीं लगा आपके लेक्चर में आज, इसलिए समझ ही नहीं आया, तो दिमाग यहां था, आंखें यहां थी, कान सुन रहे थे, सब कुछ हो रहा था, और वाइटल फोर्स भी यही था, वो तो कहीं नहीं गया, आपके शरीर में ही था, फिर क्यों नहीं समझ में आया? इसलिए क्योंकि मन नहीं था। तो मन ही कराता है, मन ही चंचल है। Vital force in health. When the vital force is in balance, all part of the body function in harmony. जब वो बैलेंस है, जब किसी मन के द्वारा डिस्टर्ब नहीं है, तो सारे पार्ट बढ़िया काम कर रहे हैं। दिस बैलेंस इज व्हाट? हेल्थ। और यही बैलेंस हेल्थ कहलाता है। द फोर्स एक्ट डायनेमिकली। ये फोर्स डायनेमिकली काम कर रही है, दिखती नहीं है, बट इसके इफेक्ट दिखते हैं। ठीक है, तो जो आपकी, अब इस पे आ जाइए, ब्रेन की वायरिंग है थ्रू आवर नर्वस सिस्टम,
ठीक है, जिसको हमने नाम दिया आपकी ऑटोनोमस और पैराफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, वो गवर्न कर रही है आपकी पूरी बॉडी को, वो चला रही है। तो एक तरीके से अगर मैं ये कहूं, अच्छा मन कहां होता है, कहीं होता है? मन इज माइंड, माइंड। और माइंड कहां होता है? वो भी दिमाग का हिस्सा है, बट एक इनविजिबल हिस्सा है। उसको आप एनाटॉमिकली नहीं देख सकते। ब्रेन के अंदर एक सबकॉन्शियस, जिसे बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड इज योर एक्टिव ब्रेन, जो सामने एक्टिव दिख रहा है। ठीक है, वो आपके आंखों से, कान से सारी सेंसेशन ले रहा है और एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है। लेकिन सबकॉन्शियस ब्रेन इज मन, माइंड, माइंड। और यही माइंड मन खराब करता है सब कुछ। यहीं से आपके जो ट्रैक्स जा रहे हैं, उन ट्रैक्स को डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है। और जिस पार्ट के लिए जा रहा है वो सिग्नल, वो उस पार्ट को जाकर के डिस्टर्ब करने लगता है। तो जितने लोग ऑर्थो क्लास किए थे, हमारी ऑर्थो क्लास में मैंने, आपको याद होगा, मैंने समझाया था, आई थिंक कई बच्चे थे उसमें, तो आप जो भी थे वो समझ सकते हैं। सुरभि भी थी शायद, डॉक्टर सुरभि। Yes, sir. हाँ, तो आपको मैंने समझाया था उसमें कि कैसे आपके ब्रेन से और आपका नी का टिश्यू डिस्टर्ब हो रहा है ना? Yes, sir. हाँ, तो वो मन जो है, उसने, आपके माइंड ने आपके उस तक फंक्शन पहुंचाया। तो ये क्या हो रहा है, ये सारा हमारा नर्वस। तो एक एक चीज आप इससे इन्फ्रेंस निकाल सकते हो कि आप एक न्यूरोलॉजिस्ट भी हो और एक साइकोलॉजिस्ट भी हो। बिफोर गोइंग टू बी अ फिजिशियन, आप एक न्यूरोलॉजिस्ट भी हो और साइकोलॉजिस्ट भी हो। आप साइकी पे भी काम कर रहे हो और उसकी नर्वस सिस्टम पे भी काम कर रहे हो। एम आई राइट और रॉन्ग? अब ये यस और नो वाला सब सवाल है, आप ही को देना है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ब्रेन कैसे फंक्शन करता है। अगर आपने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी नहीं पढ़ रखी उसकी, तो उसको प्लीज ढंग से जाके पढ़िए, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपकी होम्योपैथी चल रही है। और इसी वजह से आप, एक दिन मैंने केस दिखाया था ना, जो सेकेंड एफरिज्म जब समझाया था, तो वो स्मेल कराया था, जो ओल्फैक्शन से उसको दी थी, लेडीज को पेन हो रहा था बहुत ज्यादा, जो रेमेडी दी थी ना, Right, वो इसमें चाइना बिकॉज, दिया था आपने। हाँ चाइना मैंने दिया था, राइट। वो बिकॉज इसलिए दे पाया था मैं, बिकॉज माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ नर्वस सिस्टम। क्योंकि मुझे ये तो पता है कि ये मन ही डिस्टर्ब कर रहा है, माइंड ही डिस्टर्ब कर रहा है। और माइंड को दवा अगर जल्दी दी जाए तो वो तुरंत पहुंचेगी वहां तक। इसीलिए हम नर्वस सिस्टम से काम करते हैं। आप देखिए, आप जो पिल देते हो वो एब्जॉर्ब नहीं होती, वो आपके अंदर जाके वहां पे डाइजेस्ट नहीं होती, वो सिर्फ स्टिमुलेट करती है। क्या बोलते हैं हम? वी आर गिविंग स्टिमुलेशन टू होम, टू नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम से वाइटल फोर्स पे कैसे पहुंच गया? क्योंकि उसने मन बदल दिया। इसकी प्रैक्टिकलिटी समझे इस एफरिज्म की। आपने एक स्टिमुलेशन दिया जिससे उसका मन बदल गया। अब उसको उसकी जरूरत नहीं है, जो वो मन पुराना वाला बैड मन था, जो उसके अंदर बैड इफेक्ट ला रहा था, अब वो अच्छे मन ने उसको टेक ओवर कर लिया। अब वो संत बन गया, वो ये काम नहीं करना चाहता। और इसको मैं कम से कम टाइम में कब पहुंचा सकता हूं? जब मैं ओल्फैक्शन से देता हूं, बिकॉज ओल्फैक्टरी नर्व्स आर वेरी शॉर्ट नर्व्स, वेरी शॉर्ट रूट टू
गेट इन टू द ब्रेन। अब समझे मैं क्यों ओल्फैक्शन देता हूं ऐसे ऐसे डिजीज में या ऐसी कंडीशंस में। इसी को तो सर ने बोला था कि इफ ही नोज हाउ टू अडेप्ट अकॉर्डिंग टू अवर प्रिंसिपल्स फिक्स इजीली कंप्रिहेंसिबल प्रिंसिपल। इसी को तो बोला था, हाउ टू अडेप्ट, कैसे आपको अडेप्ट करना है, कैसे आपको उन चीजों को देना है। मॉर्बिड, अनडाउटली मॉर्बिड, सब बोलते हैं अनडाउटली मॉर्बिड। मॉर्बिड बहुत सारी चीजें हैं हमारे अंदर, लेकिन अनडाउटली ये तो शर्तिया बीमार कर देगी इसको। अब ऐसी कंडीशन बन रही है, अब ये बीमार हो जाएगा 100%। कहते हैं ना, ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हो ना इससे, अब ये बीमार हो जाएगा। तो our medicine stimulate our nervous system, and our nervous system, after stimulation of our nervous system, our subconscious brain functioning get normal. Due to that, our other part of the brain helps to recover the body to the normal healthy state. This is definition डिराइव फ्रॉम दिस एफरिज्म नंबर 9। ये एफरिज्म नंबर 9 की प्रैक्टिकलिटी है। अब प्रैक्टिकली आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे एफरिज्म नंबर 9 से हम समझे कि होम्योपैथी एक्चुअली एक्ट कैसे करती है। डायनामिक 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 बस बोलते रहो और इसी से काम चलाते रहो। अरे आपको भी तो दिखना चाहिए, तभी तो सामने वाले को दिखा पाओगे। कोई भूत प्रेत थोड़ी भगाते हैं हम, कोई जादू थोड़ी करते हैं, इसीलिए साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर पाते। क्योंकि साइंटिफिक वही शब्द बोल सकता है ना जब साइंस आती है। और हमारी साइंस क्या है? मेडिकल साइंस। वी आर लैकिंग इन अवर मेडिकल नॉलेज। मेडिकल साइंस की हमारी नॉलेज प्रॉपर नहीं है। हमको लगता है हमने पास कर लिया, हम इतने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट स्टिल वी आर लैकिंग इन द डेप्थ, इन द फाउंडेशन ऑफ दैट सब्जेक्ट। अगर हम जानते हैं तो हम उसको कोरिलेट करते, उसी काम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग? हम अपने दवा से स्टिमुलेट करते हैं ब्रेन को, उस ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट को, जिससे वो कॉन्शियस पार्ट को एक्टिव करता है और वो बाकी नर्वस सिस्टम पर एक्ट करके थ्रू आवर डिफरेंट ट्रैक्ट्स वो उस ऑर्गन सिस्टम को स्टिमुलेट करता है नॉर्मलाइज करने के लिए। दिस इज आवर साइंस। और कैसे हम इस काम को करते हैं, दैट इज आवर आर्ट। सो दैट्स व्हाई होम्योपैथी इज साइंस एंड आर्ट। The force act dynamically, it cannot seen, but it known by its effect. Vital force in disease, the disease arises when vital force is disturbed. जैसे मैंने अभी बताया, symptoms are expression of the disturbed state. The role of physician is to restore the balance of the vital force. वही कहानी। How this guides practice, emphasize dynamic nature of disease. ऐसे ही आप डायनामिसिटी समझ सकते हो। डायनामिक मतलब जो लगातार किसी एनर्जी के साथ फ्लो हो रही है। अगर हम कहें कि किसी एक पार्ट में डिजीज है तो भैया वो वहीं पे है, कोई फ्लो थोड़ी हो रही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं से उसको करंट मिल रहा है। वो करंट कहां से मिल रहा है? उसके सबकॉन्शियस ब्रेन से, उसके सबकॉन्शियस माइंड से। वो मन उसको लगातार डिस्टर्ब कर रहा है ना। कॉल फॉर इंडिविजुअलाइज्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच पेशेंट। और ये हम तभी कर सकते हैं जब उसके मन को समझेंगे। और हर किसी व्यक्ति का मन अलग है, इसीलिए इंडिविजुअल है। डायरेक्ट अटेंशन टू द इंटरनल कॉज रेदर देन एक्सटर्नल सिम्टम, यही तो बताया। तो टेक अवे क्या है? वाइटल फोर्स इज द सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ होम्योपैथी। ये इसीलिए सेंट्रल कॉन्सेप्ट है। Health is balance, disease is disruption of the force.
The treatment aim to restore the harmony of vital force. The wisdom from master Dr. Samuel Hahnemann कहते हैं, the physician mission is not to construct health but to awaken it. भाई हेल्थ तो पहले से ही है उसके अंदर, उसको हमें बनाना नहीं है, हमें सिर्फ उसको जागृत करना है, जागृत करना है। ठीक है, तो इस पे शायरी, जीवन की शक्ति है, जीवन की शक्ति है ये आत्मा की पहचान। देखो आत्मा नहीं बोला, आत्मा की पहचान। आपके मन से आपकी आत्मा की पहचान होती है। आपका मन खराब है तो आप खराब आत्मा, आपका मन अच्छा है तो आप अच्छी आत्मा। जीवन की यह शक्ति है, ये है आत्मा की पहचान, जिससे चलता है शरीर का हर विधान। संतुलन में इसको रखो तो रहे हर रोग दूर, बिगड़ते ही जिसके हो जाए सब दस्तूर। है अदृश्य पर चलता है इसका बड़ा जादू, है अदृश्य पर चलता है इसका बड़ा जादू। होम्योपैथी में यही हर मर्ज करती काबू। नाउ योर क्वेश्चंस आर वेलकम्ड। अब आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। जी, आप पहली चीज तो माइक पे बोले, मतलब आप स्पीकर ऑन करके मत बोलिए। आपकी आवाज मेरे को ना प्रॉपरली समझ में नहीं आ रही है। हेलो सर, हाँ अभी हाँ अब ऑडिबल है, बोलिए। सर आपने वो चाइना वाले केस में क्या PQRS लिया था आपने? नहीं, मैंने उसके अंदर सब कुछ लिया था, PQRS पे नहीं दिया था। ठीक है, वो केस डिस्कस करेंगे फिर कभी, उसके बारे में ज्यादा मत सोचो, लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूं पहले उसको समझो। आज के लेक्चर में किसी को कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? चलिए फिर खत्म करते हैं। सर ये कल वाले हाँ डाउट था। हाँ बोलो। सर वो 6th एडिशन में या 5th एडिशन में एक शब्द जुफाले वर्ड हनुमैनसन ने यूज किया था परसेप्टिबल फिनोमेना के, वो क्या सर नहीं समझा। क्या यूज किया था? जुफाले, वो जर्मन वर्ड में। दिए सरकार, देखो मैं सरकार से नहीं पढ़ा हूं, ठीक है, तो मैं उसको नहीं बता पाऊंगा। मैं ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में जो तुम्हें पढ़ाया या जो मैंने पढ़ा, रीड किया, एफ्रिज्म के अंदर कुछ नहीं समझ में आया तो वो बताइए। ठीक है बेटा, क्योंकि मैं आपका ना बेसिक थीम नहीं समझ पा रहा हूं कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं मेरे को। आप एक काम करिएगा, उसको ग्रुप पे पूछ लीजिएगा, है ना, ग्रुप पे आप टाइप करके डाल दीजिएगा क्वेश्चन, मैं उसका आंसर आपको दे दूंगा, ठीक है ना। एनीथिंग एल्स? आज का कोई गुड नाइट सर। चलिए फिर ओके चलते हैं। गुड नाइट, गुड नाइट गुड टू नाइट यू ऑल। सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट भैया।